ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, एंड ग्रेविटेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन, फॉर्मूले देखे थे। फिर हम लोगों ने कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन देखा था, और जो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो धरती पर किस तरीके से वेरी करता है, पोल पर कुछ और इक्वेटर पर कुछ और होता है। इसके पीछे हमने वजह जानी थी क्यों रॉकेट्स जो होते हैं उन्हें इक्वेटर के आसपास के एरिया से ही लॉन्च किया जाता है। फिर हमने देखा था कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तब जी में क्या चेंजेस आता है, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आता है। और लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम ये भी बात करेंगे कि भाई जब हम धरती को खोद करके अगर उसके कोर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तब जी में क्या चेंजेस आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। चलो पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि जैसे जब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑन अर्थ है, ऑन अर्थ। लेकिन हमने एक और फॉर्मूला निकाला था क्या कि जी प्राइम इज इक्वल टू, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर यानी अबव द सरफेस, अबव द सरफेस, है ना। और उसके बाद हमने एक रिलेशन निकाला था कि अगर रेडियस जो हाइट है एच है, एच हम उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं जितना हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, तब हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है, जी प्राइम इज इक्वल टू जी बाई 4, है ना। ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था। अब चलते हैं समझते हैं कि अगर हम धरती को खोद करके अंदर घुस जाएं तब क्या होगा। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखो मैं थोड़ा सा पहले ये धरती ऐसा थोड़ा सा सॉलिड टाइप में बना देता हूँ ताकि इसको होल करने में आसानी हो। ठीक है, ये मान लो है हमारी धरती, ये हमारी धरती, और धरती के बीचों बीच में क्या है, उसका कोर, है ना। धरती के बीचों बीच में उसका कोर है, और ये मान लो मेरा इसका सेंटर है, कोर। ठीक है, कोर। अब देखो इसका जो रेडियस होगा, मैं मान लो कि ये इसका रेडियस इतना मान लेता हूँ, दोनों ही साइड, चाहे इक्वेटर हो या पोल पर, अभी के लिए मैं इसका रेडियस मान लेता हूँ। अभी यहाँ मत देखना कि पोल के साइड वाला रेडियस बड़ा दिख रहा है, इक्वेटर वाला छोटा दिख रहा है, भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमें खोद करके कहाँ जाना है। अब ये अर्थ का सरफेस है ऊपर वाला, ऊपर क्या है, ये इसका क्रस्ट, क्रस्ट मतलब सरफेस वाला एरिया, है ना, सरफेस, सरफेस। यहां से हमें खोद करके नीचे जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोदना शुरू करता हूँ और मैं यहाँ तक आऊंगा। कहाँ तक? इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक। मैं इसके सेंटर तक आ गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ से खोद करके, ये है बालू, और ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा, खोद करके कहाँ आने की कोशिश करेगा, उसके अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तब इस वक्त भी इस पर ग्रेविटी का कुछ ना कुछ काम असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब ऐसी सिचुएशन में जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आता है, ग्रेविटी यानी जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। अब यहाँ पर भी एच को अब ये हाइट समझो, मतलब कि डेप्थ समझो। यहाँ पर एच क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेप्थ। ठीक है, हाँ, डेप्थ की हाइट समझ लो, एच हमारा डेप्थ की हाइट, मतलब डेप्थ को समझो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। डेप्थ की हाइट, ये क्या बात हुई, डेप्थ। ठीक है, डेप्थ। एच यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेप्थ, डेप्थ।
ठीक है, डेप्थ। अब देखो फॉर्मूला ये याद रखो, अगर हमें गहराई में जाना है कोर की तरफ तो फॉर्मूला क्या रहेगा जी का, जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। ये जी है कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी ऑन अर्थ। और ये जो जी है ग्रेविटी इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ, ठीक है, इनसाइड अर्थ। इतना क्लियर गया क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अगर हम बात करें कि ये जो, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम बाहुबली, ठीक है, ये हमारा बाहुबली। ये बाहुबली इस धरती को खोद करके इतना अंदर चला जाए जितना इसका रेडियस है, यानी उसके सेंटर पर पहुंच जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर h यानी डेप्थ उसके रेडियस के बराबर हो जाए, यानी h इज इक्वल टू अगर r हो जाए, तब तब ग्रेविटी इनसाइड अर्थ क्या क्या हो जाएगा, g प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, और ये हो जाएगा जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू जीरो, यानी जी प्राइम इज इक्वल टू जीरो। यानी कोर पर ग्रेविटी लगेगी ही नहीं, ये बाहुबली जा करके कोर पर फ्लोट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, यानी नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी। H इज इक्वल टू, मैंने R ऐसा कंसीडर किया कि मान लो खोदते खोदते इसके सेंटर पे पहुंच जाएगा, खोदते खोदते इसके सेंटर पे पहुंच जाए। R हमारा क्या है, यही है ना, सेंटर से सरफेस की दूरी, सेंटर से सरफेस की दूरी R है। तो ये खोदते खोदते अगर सेंटर तक पहुंच जाए तो इसका H R के बराबर ही हो जाएगा ना, समझ में आया क्या। तो इसीलिए मैंने H बराबर R मान लिया है। मानो अगर ऐसा केस हो गया, ये खोदते खोदते यहाँ पर चला गया, तो हालांकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और कोई ऐसा अभी तक मटेरियल बना ही नहीं कि वो 6000 डिग्री सेल्सियस को सस्टेन कर पाए। जाकर के पिघल जाएगा वो, ये कहाँ पर जो है कि पानी वानी बन के भाप बन के उड़ जाएगा, बाहुबली को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स हर एक चीज को फैक्ट पर नाप लेता है कि भाई किस सिचुएशन में क्या होगा। तो अगर कोई पूछा कि बताओ अच्छा अगर मैं धरती को फाड़ करके उसके कोर में पहुंच जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तुम फ्लोट करने लगोगे। क्या करने लगोगे, फ्लोट करने लगोगे। पूछेगा क्यों, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई ग्रेविटी ही नहीं लगेगी। क्या क्या कैसे, तो उसके फॉर्मूला चिपका देना, जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया क्या। तो देखो जब हम इस अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो ग्रेविटी कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और जब हम धरती के अंदर घुस रहे हैं तो भी ग्रेविटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और हमारा डेप्थ अगर रेडियस कितना बराबर हो जाएगा तो हमारी ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, जीरो। कितना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो समझते हैं कि हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है, देखो पहले मैं थोड़ा सा ये बनाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल पाथ है और यहाँ पर रहता है सन, और हमारा अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर काटता है अर्थ। लेकिन ये ऐसे चक्कर काटते काटते ये अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमते रहता है ना, अपने एक्सिस पर ऐसे कैसे लट्टू घूमते रहता है अपने एक्सिस पर, तो ये अर्थ भी अपने एक्सिस पर घूमते घूमते ही सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो बताओ हमें ये देखना है कि जब अर्थ अपने चारों तरफ रोटेट करता है, यानी अपने एक्सिस पर घूमता है, तब उसका ग्रेविटी पर क्या असर होता है, ठीक है, उसका ग्रेविटी पर क्या असर होता है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में, तो देखो तो इसलिए मैं बड़ा करता हूँ।
ये हमारा अर्थ है। अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है अपने एक्सिस से, और ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। तो इस घुमाव के टाइम देखो, ये इसका क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर, और यहां से यहां हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोल, है ना, पोल, पोल, ठीक है, पोल। तो देखो, जब ये अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके घुमाव के साथ ग्रेविटी में कुछ चेंजेस आता है। क्या आता है, चेंज। इसके घूमने से भी ग्रेविटी में चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर घूमे तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, लेकिन किसी के चारों तरफ घूमे तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। इतना तो आई होप कंसेप्ट समझ में आता होगा, है ना। हाँ, तो देखो, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तब इतना समझो कि उसके रोटेशन की वजह से ग्रेविटी में चेंज आता है, ठीक है। हाँ, चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। इसमें सीधा सीधा सवाल पूछता है कि बताओ बताओ पोल पर इसके रोटेशन का क्या असर पड़ता है। क्या पोल पर, अगर जैसे धरती मान लो कि ये घूम रही है, मान लो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से घूम रही है धरती अभी के टाइम पीरियड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मान लो धरती 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से घूम रही है अपने एक्सिस पर। तो इस वक्त अगर मैं पोल पर चला जाऊं तो क्या उस ग्रेविटी मुझ पर एक्ट करेगी या नहीं एक्ट करेगी, या ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा होगी। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना कि रोटेशन का पोल पर कोई असर नहीं होता है। ग्रेविटी के रोटेशन का पोल पर कोई असर नहीं होता है, यानी नो इफेक्ट एट पोल। समझ में आया क्या। पहली चीज क्या याद रखना है कि पोल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट ऑन पोल, नो इफेक्ट ऑन पोल। पोल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जितना जी लग रहा होगा, चाहे धरती 30 किलोमीटर की स्पीड से घूमे या 300 किलोमीटर की स्पीड से घूमे, 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमे, अगर मैं पोल पर हूं तो मुझे कोई भी असर समझ में नहीं आएगा ग्रेविटी का। जितना लग रहा होगा उतना ही लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां से आ जाऊं इक्वेटर पर, तब इक्वेटर पर मुझे समझ में आने लगेगा कोई चीज, ठीक है। इक्वेटर पर मुझे समझ में आने लगेगा। कैसे समझ में आने लगेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि रोटेशन कैसा है। अगर रोटेशन बहुत तेज होगा तो ग्रेविटी कम लगेगी, और रोटेशन कम होगा तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगेगी। यानी कि मैं अभी लिखता हूं, समझ जाओगे। ऑन इक्वेटर G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन। रोटेशन को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रोटेशन को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो इक्वेटर पे मैं मान लेता हूं कि मुझे 9 G लग रहा है, मतलब ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर। कंसीडर करके चलो कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। लेकिन अगर रोटेशन 300 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो ये घट करके हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ही रोटेशन बढ़ी, इक्वेटर पर हमारा जी भी घट जा रहा है। हमारा जी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रोटेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रोटेशन के, ठीक है। क्या रोटेशन का इफेक्ट पोल पर पड़ता है, नहीं। पोल पर चाहे धरती 30 किलोमीटर की स्पीड से घूमे या 300 किलोमीटर की स्पीड से घूमे, ग्रेविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कहाँ, पोल पर। लेकिन इक्वेटर पर आता है।
बताओ इक्वेटर पर ग्रेविटी और रोटेशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली या डायरेक्टली? इक्वेटर इक्वेटर पर इनवर्सली है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन। रोटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा से यानी अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो जी कम, और अगर ओमेगा कम होगा तो जी ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अर्थ की स्पीड कितने टाइम्स हो जाए कि हम लोग इक्वेटर पर फ्लोट करने लगेंगे, यानी इक्वेटर पर जो भी वस्तु रहेगी इक्वेटर के आसपास एरिया में वो फ्लोट करने लगेगी। तो जब भी अर्थ की स्पीड ना 17 गुना हो जाए, अभी के स्पीड से 17 गुना। अभी समझाऊंगा कि अर्थ की स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ओमेगा 17 टाइम्स हो जाए तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। कहाँ जीरो हो जाएगी, इक्वेटर पर। कहाँ जीरो हो जाएगी, इक्वेटर पर, ऑन इक्वेटर। और जैसे ही ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। एवरीथिंग विल फ्लोट, एवरीथिंग विल फ्लोट, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ अर्थ कितनी तेजी से रोटेट करने लगे कि हम लोग यानी इक्वेटर के आसपास के एरिया में रहने वाले लोग फ्लोट करने लगेंगे, तो अर्थ अपनी स्पीड से 17 गुना तेज हो जाए तब, 17 गुना तेज हो जाए तब, तब ग्रेविटी इक्वेटर पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। इतना समझ में आया क्या? अच्छा देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो अगर ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पर, यानी ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। एक चक्कर कंप्लीट करेगी कितने टाइम में, अर्थ अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, अपना 24 घंटे में ना। यानी कि हमारा टाइम मिल गया 24 आवर, तभी तो 24 घंटे में दिन रात हो जाता है। और एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो अपना एक सरकमफरेंस पूरा करेगा। हम अगर देखेंगे कि ये ऐसे जाएगा तो अपना एक सरकमफरेंस पूरा करेगा कि नहीं, है ना। सरकमफरेंस से निकालते हैं हम लोग 2 पाई आर, है ना। सरकमफरेंस एरिया क्या मतलब कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हमारा डी हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। इतना समझ में आया? अच्छा देखो यहाँ पर आर क्या होगा, तो अर्थ का रेडियस, और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब देखो हमें डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम लोग अर्थ के घूमने की स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखो तो अगर मैं कहूं कि s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और डी हमारा है 2 पाई आर, आर है 6400 किलोमीटर, और टी है 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। अब बस वैल्यू के यहाँ पुट कर दो, तो हमें डी हो जाएगा 2 गुड़े 3.14 इंटू 6400, ठीक है, किलोमीटर में है, और ये अपॉन 24 घंटे, ये आवर में है, ठीक है, आवर में। तो जो भी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग पर सेकंड में कर लेंगे। सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवर को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 गुड़े, एक मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 2 गुड़े 3.14 होता है 6.28, ठीक है, यानी 6.28 गुड़े 6400 अपॉन, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर, अरे आवर में है ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। एक घंटा में 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होता है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड में नहीं हो जाएगा। तो 24 घंटा है, 24 घंटा इंटू 60 मिनट, और एक 60 और लेना पड़ेगा, तब तो सेकंड में आएगा, है ना। एक और 60 लेंगे तो आ जाएगा सेकंड में। तो देखो अब इसको अगर हम वो करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, तो मैं इसको काट देता हूँ, 1
2 1 2, ठीक है। फिर 6 चौका 24, 4, ठीक है। 4 छक 24, 6। जरा इसको मल्टीप्लाई करो जी, कितना आ रहा है? ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितनी तेजी से रोटेट करेगा। तो हम लोग सेकंड में लेते हैं, ठीक है। एक बार आवर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सेकंड में करेंगे। तो 24 घंटा है, 24 घंटा को मैं 60 इंटू 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सेकंड में, यानी किलोमीटर पर सेकंड। तो अब देखो यहाँ से जो 0 0 इसको हम कैंसल आउट कर ही सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने गलती से काट दिया था, इसको देखो मैं 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यहाँ पे। और फिर काटूंगा अगर 2 से, 2 तिया 6 और 16 दूनी 32, ठीक है। उसके बाद 4 से काट दूं, 4 चौका 16 और 4 छक 24। फिर इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ऊपर क्या क्या बच गया, 6.28 इंटू 2 अपॉन 3 त्रिका 9 त्रिक 24, 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, बरोबर, सॉरी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाता है, ठीक है 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर फटाक से, देख कितना आ रहा है, 6.28 इंटू 2, 6.28 इंटू 2 तो 12.56 बरोबर, डिवाइड बाई 27, डिवाइड बाई 27 करो भाई, डिवाइड बाई 27 तो यह आ जाएगा लगभग 0.46, 0.46। देखो ये जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड आई एस इज इक्वल टू 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में करूंगा तो लगभग आ जाएगा 460 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारी अर्थ है वो एक सेकेंड में अपनी एक्सिस पर 460 मीटर की दूरी तय करती है ना। हमारी अर्थ है, देखो ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पर है, अपनी एक्सिस पर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना दूरी तय करती है, 460 मीटर। तो रफली अगर मैं इसको कह लूं 500 मीटर, 500 मीटर रफली, मतलब मैं एक, ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे किसी चीज को या याद करने में इजी रहे। अगर कोई पूछेगा कि धरती जो है वो अपनी एक्सिस पर, यह है उसका एक्सिस, अपनी एक्सिस पर कितनी स्पीड से घूमती है, तो भाई रफली 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली 460 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि अर्थ की रोटेशन का ग्रेविटी पर क्या असर पड़ता है। क्या अर्थ की रोटेशन का पोल पर जाने पर, पोल पर जाने पर ग्रेविटी में कोई इफेक्ट आता है? अगर हम लोग पोल पर रहे हैं और अर्थ बहुत तेजी से रोटेट करे या बहुत धीरे धीरे रोटेट करे तो क्या हमें ग्रेविटी में कोई चेंज देखने को मिलेगा पोल पर? नहीं। लेकिन वही इक्वेटर पर, इक्वेटर पर कैसा प्रोपोर्शनल है, रिलेशन कैसा है, इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली है, यानी कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा। यानी अगर ओमेगा यानी रोटेशन बहुत तेज है तो G कम होगा, रोटेशन कम है तो G ज्यादा होगा। और रोटेशन 17 टाइम हो जाए तो, रोटेशन अगर 17 टाइम हो जाए तो G 0 हो जाएगा। और अगर धरती घूमना ही बंद कर दे तो, धरती अगर घूमना ही बंद कर दे तो धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, गिर जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि उस सिचुएशन में ग्रेविटी हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट, और इसकी ग्रेविटी इसी को इतना तेजी से खींचेगी कि इसके एक एक पार्टिकल श्रिंक हो जाएंगे और धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ब्लैक होल बन जाएगी, है ना। क्योंकि ब्लैक होल में जो ग्रेविटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है कि वहां से जाने वाला कोई भी लाइट, मतलब लाइट भी वहां से वापस नहीं आ पाता है कि नहीं। हाँ, तो इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब एक हम लोग और कंसेप्ट के बारे में समझते हैं।
जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखो, धरती को अगर छोड़कर जाना है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तुम चाहते हो कि इस धरती का जो ये सरफेस है, सरफेस, इसको छोड़ करके और इसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाओ पूरी तरीके से। कहां से बाहर निकल जाओ? ग्रेविटी, क्योंकि कुछ न कुछ हाइट तक तो ये ग्रेविटी इसका काम करेगा ही। हमने देखा था भी कि अगर हम रेडियस के बराबर ऊंचाई पर भी चले जाएं तो भी 1/4 ग्रेविटी एक्ट करती है ना। तो अगर मुझे इसकी ग्रेविटी से ही बाहर जाना रहेगा, इसकी ग्रेविटी से बाहर जाना रहेगा, तो मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि मैं इस अर्थ पर से रॉकेट लूं और उड़ करके चले जाऊं मंगल पर या मून पर। मैं यहाँ मून लग देता हूँ, है ना, मून पर या मंगल पर। मंगल को क्या कहते हैं जी? मार्स। ठीक है, मार्स। तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। धरती को छोड़ देने की स्पीड को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप मतलब भाग जाना, है ना। एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं पलायन कर जाना, पलायन वेग, पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग। तो इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करें v से, क्योंकि ये एस्केप है तो इसको हम लिख देंगे e। ठीक है, e फॉर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr, रूट ऑफ 2gr। ये फॉर्मूला होता है किसका? एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का। r क्या है यहाँ? r है अर्थ का रेडियस। अर्थ का क्या है? r रेडियस। बताओ अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। सॉल्व करने के लिए हम लोग जी कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में कर देते हैं, तो इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। तभी यहाँ मीटर 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 स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो यहाँ 2 है, उसके बाद यहाँ 64 है, तो 2 इंटू 64, उसके बाद जितना जीरो है सब साथ में लिख लेते हैं। 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, उसको मैं 10⁻6 लिख दूं, है ना। 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 5, 1 जीरो इधर, 6, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ये रूट के बाहर से निकलेगा, घुंघटे के बाहर, तो यहाँ सिंगल सिंगल हो जाएगा, ये सब मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। हाँ, तो चलो इसको हम लिख लेते हैं भैया, v इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो 2 इंटू 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बताओ 10⁻6 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻3, यानी रूट ऑफ 128 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, वीई। अब देखो 128 का स्क्वायर रूट आता है लगभग 11.3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। 10⁻3 का मतलब क्या हो गया? किलोमीटर, किलोमीटर लिख दूं, तो v इज इक्वल टू 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर मुझे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना है तो हमारे रॉकेट की स्पीड रखनी होगी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना रखना होगा? 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तभी हम इस अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा पाएंगे, नहीं तो ये अर्थ की ग्रेविटी हमें पकड़े रहेगी और बाहर जाने नहीं देगी। समझ में आया क्या? ओके, सही बात समझो यहाँ पर।
देखो ये है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g r। देखो अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट है 10 है, जो भी चीज चेंज हो सकता है r को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं, है ना। r यानी रेडियस को, चाहे तो अगर जैसे कोई ऐसा प्लेनेट है जिसका रेडियस छोटा है, कोई ऐसा प्लेनेट है जिसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में हम ये मान के चलें कि जो ग्रेविटी अर्थ पर है वही ग्रेविटी यहाँ पर भी होगी, ठीक है, जो ग्रेविटी अर्थ पर है वही ग्रेविटी यहाँ पर भी है, तो अर्थ के साथ कंपेयर करके अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि अच्छा बताओ कौन सा प्लेनेट है जिस पर हमारी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, या कौन सा प्लेनेट है जिस पर हमारे एस्केप वेलोसिटी कम होनी चाहिए। यानी कि जैसे मून है, ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे मून है, मून का जो साइज है वो अर्थ के साइज में कितना छोटा है कि नहीं। यहाँ पर इसका आर छोटा है, यहाँ पर इसका आर बड़ा है, तो अगर मैं कहूँ v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g r, बताओ वी यहाँ पर ज्यादा होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा। अर्थ पर, अर्थ पे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका आर बड़ा है, और हम देख रहे हैं कि जिसका आर बड़ा होगा वी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अर्थ का आर बड़ा तो अर्थ पर वी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, इसका आर छोटा तो यहाँ पर वी कम ही आएगा। लगभग जो मून होता है, मून पर हमारी एस्केप वेलोसिटी आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अगर मेरे रॉकेट की स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगी ना, तो हम लोग यहाँ चंद्रमा से आराम से धरती, या चंद्रमा पर से आराम से मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन, जुपिटर, यानी जुपिटर का जो आर होगा वो अर्थ के आर से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा, तो जुपिटर से निकलने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी भी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी लगभग होती है 60 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अगर तुम्हारे रॉकेट की स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकेंड होगी तभी तुम जुपिटर से बाहर आ पाओगे, जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ पाओगे, नहीं तो तुम जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं आ पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के। अगर किसी प्लेनेट का रेडियस बड़ा रहेगा तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, किसी प्लेनेट का रेडियस छोटा रहेगा तो एस्केप वेलोसिटी कम रहेगी। चीज क्लियर हुआ? तो बताओ अगर कोई पूछेगा कि सोलर सिस्टम में सबसे अधिक एस्केप वेलोसिटी किस ग्रह की होगी, जुपिटर की, ठीक है, सोलर सिस्टम में सबसे अधिक एस्केप वेलोसिटी जुपिटर की होगी। धरती की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हमें अगर यहाँ से बाहर जाना है तो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए रहेगी। अच्छा ये बात तो हमने समझ लिया कि भैया अगर हमें यहाँ से धरती से बाहर जाना है, जैसे ये धरती है और अर्थ के चारों ऊपर भी हवाओं का प्रेशर है ना, कई सारे हमारे लेयर है, वायुमंडल है, और इससे अगर मुझे बाहर निकलना है, हमारे रॉकेट को यहाँ से बाहर निकलना है, तो इसकी स्पीड हमें कितनी रखनी होगी, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, तभी ये इस पूरे वायुमंडल या लेयर को पार करके बाहर जा सकेगा। तो सोचो अगर कोई रॉकेट अंदर आना चाहता है, या कोई स्पेस शटल है, तो जहाज है, रॉकेट ठीक है, कोई रॉकेट है वो धरती के अंदर आना चाहता है, तब उसको आने के लिए भी इतनी ही स्पीड की जरूरत होगी, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर ये इस स्पीड से कम रहेगा, देखो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, मिनिमम कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे, और इससे कम रहेगा तो तुम अंदर नहीं आ पाओगे,
अंदर आने की कोशिश करोगे, ये जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा जो जहाज है ना वो स्लिप कर जाएगा। कैसे पानी रहता है, पानी के ऊपर हम लोग ऐसे छिप्पी मारते हैं, ये छर 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 करते हुए भागता है कि नहीं भागता है। हाँ, वैसे ही अगर हमारी ये जो रॉकेट है इसकी स्पीड 11.3 किलोमीटर से कम रही ना, तो ये अंदर घुसने नहीं देगा। ये इन्वायरमेंट, ये हवाओं का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर घुसने नहीं देगा। तो बताओ धरती पर आने के लिए भी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए भी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सोचो धरती के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, धरती के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है ये इतना दबाव देता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी रॉकेट जब इसमें एंट्री करने की कोशिश करता है तो यहाँ ना एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है और इसमें पूरा आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है। तो जब कोई मीटेरोइड आता है और धरती पर गिरने की कोशिश करता है वो इन्हीं एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराता है और उसमें आग लग जाता है। क्योंकि इंसानों को पता है ये सारी की घटनाएं होती हैं, इसलिए वो अपने स्पेस शटल को, क्या स्पेस शटल उसे कहते हैं जिसमें साइंटिस्ट लोग बैठ करके स्पेस स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, इसे हम शटल कहते हैं। अभी बाद में और अच्छे से समझाऊंगा शटल या स्पेस शटल, ठीक है। उसके बाहर का जो लेयर होता है उसे हीट प्रूफ बनाया जाता है ताकि जब भी आग लगे तो ये पूरी तरीके से जले ना। और यही एक गड़बड़ी हो गई थी कल्पना चावला के साथ। कल्पना चावला जब रॉकेट में बैठ करके ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते टाइम, मतलब कि स्पेस शटल में बैठ के ऊपर जा रही थी, तो ऊपर जाते टाइम इनका जो स्पेस शटल का एक पोर्शन था ना उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था। क्रैक आने की वजह से वो ऊपर जाते टाइम एटमॉस्फेयर से तो निकल गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर से निकल गया, वहां पर हीट हुआ और हीट लगने की वजह से इसमें थोड़ा सा क्रैक और बढ़ गया। लेकिन जब ये आने लगा, आने के टाइम इस छोटे से छेद से पूरा का पूरा हीट अंदर घुस गया और पूरे इंजन को ब्लास्ट कर दिया और उनके चिथड़े चिथड़े हो गए। समझ में आया? तो ये कितना खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इतना क्लियर हुआ। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? धरती को छोड़कर जाने के लिए, धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर या स्पेस में जाने के लिए जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ से जाने के लिए हमें कम से कम 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड ये एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कर लिया वो समझ में आ गया। धरती के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी का क्या असर होगा, रोटेशन का ग्रेविटी पर क्या असर होता है, और उसके बाद एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमने इसके बारे में देख लिया। ओके ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।